हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आज कुछ चमत्कार होने वाला है मैथ में। आज मैथ का खेल करने वाले हम लोग। मैथ में भी खेल होता है, एक गेम होता है जो हम लोग जानते नहीं हैं। तो आज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एक ही ट्रिक से दें हजारों प्रश्नों के जवाब। मीन्स कोई एक ऐसा मेथड है जिससे हम हजारों प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। और जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई ऐसे बड़े बड़े चैप्टरों का गेम ओवर करेगी। गेम मतलब एक खेल समाप्त होगा आज। आप सोचेंगे कि इतने बड़े प्रश्नों को भी हम इतनी आसानी से कैसे लगा सकते हैं, इतने खतरनाक प्रश्नों को भी इतनी आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम ये मानते हैं, बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं, उनको ये मेथड शायद पता हो, बट उनको ये नहीं पता होगा कि हम इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े बड़े प्रश्नों को भी इतनी आसानी से सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी कुछ यूनिक करना हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। हमारा डिजिटल सम रूल आप खूब फॉलो कराते हो पेपर में और आपको उससे प्रॉफिट मिलता है। आज हम एक मेथड लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो मैथ के बड़े बड़े प्रश्नों का भी खेल समाप्त करेगा। आप समझ नहीं पाओगे कि इस तरह का भी प्रश्न इस मेथड से लगाया जा सकता है क्या। ऐसा मेथड शायद आज ये मैथ के लिए चमत्कार बन जाएगा। मतलब ये मेथड आज है, नहीं है तो बहुत पहले से, बट हम लोगों ने इतने बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया कि इस मेथड से हम इतने बड़े बड़े प्रश्नों का भी खेल समाप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग आज का मेथड बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत ही खतरनाक मेथड है। और आज की क्लास आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी है, आप उतनी ज़्यादा शेयर करो और सबको बताओ, सबको दिखाओ कि एक ही मेथड से, एक ही ट्रिक से हम कैसे इन प्रश्नों का खेल समाप्त कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ 3 चैप्टर को कवर किया है। पहला चैप्टर परसेंटेज को, दूसरा एवरेज को, तीसरा प्रॉफिट लॉस को। इसके कुछ प्रश्न लिए हैं सिर्फ आपके सामने आज रूबरू होने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस मेथड से कितने सारे चैप्टरों का खेल समाप्त होगा। और जो कल की क्लास होगी उसमें हम एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई के बड़े बड़े और बेहतरीन प्रश्न, छोटे प्रश्नों को नहीं, बड़े से बड़े प्रश्नों को, जिनको हल करने में आपको परेशानी होती है, जिनको समझने में आपको परेशानी होती है, हम वैसे प्रश्नों को कल हल कराएंगे। तो कल की क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हमने एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति बनाई है, एक स्ट्रेटजी बनाई है कि अब आपकी पढ़ाई हम ऑनलाइन में कैसे देंगे। बहुत डिस्टर्बेंस हमने कर लिया आपके साथ, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब क्लासेस जो चलेंगी वो एक रेगुलर वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। तो चलिए, आज की क्लास जो इतनी दमदार है, जो आपके सामने एक मेथड आने जा रहा है, वो इतना खतरनाक साबित होगा क्या। पहले तो हमें जानना है कि ये मेथड इतना खतरनाक साबित हो सकता है क्या ना। चलिए, इस मेथड को समझते हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, ये वाकई में क्या सच होने वाला है। अगर सच होने वाला है तो वो मेथड क्या है जो आज तक हम लोग इतने बड़े बड़े प्रश्नों में उसका प्रयोग नहीं कर पाए। हमें पता है, देखो, हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और लास्ट तक क्लास को देखिएगा, क्योंकि आज अलग अलग प्रश्नों को हल कराया जाएगा, वो भी एक ही मेथड से, सिर्फ एक ही ट्रिक से बड़े चैप्टरों के बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। स्टार्टिंग हुई है प्रॉफिट लॉस से, और क्वेश्चन कहाँ का है, एसएससी जीडी 2020 का है। जो बच्चे प्रश्न ऐसे पेपर में छोड़ देते हैं वो जरूर समझेंगे ना, छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए 30 से 40 सेकंड के लिए ही आता है, बट हमें नहीं आता है, इसलिए हम लॉन्ग मेथड पे जाते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। राजा राम कोई व्यक्ति है जिसने गेहूं खरीदा है, ठीक है। यदि उसने 12% के लाभ पर 1/4 गेहूं बेचा, 12% के लाभ पर गेहूं बेचा है कितना, 1/4, तो
कुल 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं पर जो लाभ प्रतिशत चाहिए वह क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि राजा राम ने कितना गेहूं खरीदा, इतने को तोड़ो, 100% गेहूं खरीदा, उसको 4 भागों में तोड़ो, उसको इतने लाभ पे बेचो, उसको इतनी हानि पर बेचो, ये सब नहीं करना। अब समझो, बस एक छोटी छोटी सी बातें जो हमें समझना है। राजा राम ने गेहूं खरीदा है 2 तरीके का, एक लाभ पर बेचा है, दूसरे को भी लाभ पर बेचा है ना। तो 2 तरीके से उसने गेहूं खरीदा, 2 तरीके से उसने गेहूं बेचा। ये कह सकते हैं कि राजा राम ने 2 तरीके से गेहूं बेचा। यदि उसने 12% लाभ पर 1/4 गेहूं बेचा, ठीक है, गेहूं की जो टोटल मात्रा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बोलेगा 1/4, तो गेहूं की टोटल मात्रा आपकी 4 होगी। जो टोटल मात्रा है वो कितनी है, 4 है। जो उसने बेचा है वो कितना है, वो 1 है। अब समझिएगा, नीचे इसके यहाँ पे जो आप लिखेंगे इसके नीचे, वो हमेशा वैल्यू लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे। या जैसे बच्चों की संख्या दी जाएगी तो यहाँ पे नीचे हमेशा बच्चों की संख्या लिखेंगे। विद्यालय में विद्यालय की संख्या दी जाएगी, इतने विद्यालय हैं किसी शहर में, हमेशा नीचे संख्या लिखेंगे ना। बात को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि कैसे इस ट्रिक को यूज किया जाता है। तो हमने 1 किलो गेहूं जो है बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 12% के लाभ पर। ठीक है, ठीक, 1/4 मतलब 1/4 मतलब 1/4। हमेशा नीचे वाला हमारा टोटल होता है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो हम बेचते हैं। तो हमने 1 किलो बेचा, टोटल हमारे पास 4 किलो थे। अगर 1 किलो बेच लिया तो शेष कितना बचा, 3। तो शेष कितना बचा भैया, 3। बात को समझ गए। हमारे पास टोटल 4 किलो गेहूं था, 1 किलो हमने बेच लिया, शेष बचा 3 किलो। उसने कहा शेष गेहूं जो लाभ प्रतिशत चाहिए वो क्या है, शेष गेहूं को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। हमने कहा शेष गेहूं को X% लाभ पर बेचना चाहिए। समझते चलना। अब क्या कह रहा है, टोटल पर, कुल 15% का लाभ हो। टोटल हमेशा बीच में जो संख्या आएगी वो टोटल आएगी, कुल वाली संख्या हमेशा बीच में आएगी। कितना, 15% का लाभ हो। अब हमें आगे क्या करना है, समझते चलिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, कितना आ जाएगा, 12। ये 1:3 बना है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, तो 3x बटे में इन दोनों का योग, बटे में इन दोनों का एक, 3 1 4 इक्वल टू में टोटल कितना, 15। इस 15 का इस 4 में गुणा कर दोगे तो 12 + 3x इक्वल टू कितना, 60। और ये 60 से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल टू 48। ठीक है, अब 3 से इसको काट दो, 16 3 48, तो x का मान कितना आ गया, 16%। बताइए, कुछ करना है। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, इस मेथड से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इस मेथड से कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। हमें करना क्या है, नीचे हमेशा जो वैल्यू रखनी है वो संख्या होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए। बात क्लियर है। ऊपर जो वैल्यू होनी चाहिए वो प्रतिशत होनी चाहिए, ठीक है। और बीच वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल। टोटल पर कितना लाभ हुआ, टोटल पर कितनी हानि हुई। इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में हल कर सकते हैं और इस मेथड से हम कैलकुलेशन को भी आसान कर सकते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट है इस मेथड में। हम इसी मेथड से अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस किस चैप्टर के प्रश्नों को हम इसी मेथड से हल करेंगे ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर दिया गया एक कुर्सी और एक मेज, एक हमारे पास चेयर है और एक हमारे पास टेबल है, ठीक है। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 2:3 है। मूल्य हमें दे दिया, हमेशा नीचे संख्या रखते हैं, ठीक है। मूल्य हमारा कितना है, 2:3 है, ठीक है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। कुर्सी पर क्या करता है, 20% की छूट दे देता है, तो माइनस का 20। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% की है, दोनों पर जो छूट है वो कितनी है, 26% की। यहाँ पे दोनों की मीन्स टोटल, हमेशा टोटल की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी, तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी, यही तो कहा। अब चलो कैलकुलेट कर लो, बस देखो आंसर आ गया। इसका गुणा इसके साथ 20 दूना 40, इसका गुणा इसके साथ माइनस का 3x बटे में इन दोनों का योग,
और इक्वल टू में माइनस का 26। कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करो। 5 से इसमें गुणा कर दो, 5 से इसमें गुणा कर दो तो 5 छक्का 30 का 0, हासिल लगेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 माइनस का इक्वल टू में क्या है, माइनस का 40 और माइनस का 3x। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन हम यहाँ बुला लिए। माइनस का 40 उधर चला जाएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 130 और प्लस का 40। ये इससे माइनस हो जाएगा तो माइनस का 90 इक्वल टू माइनस का 3x, माइनस से माइनस कटेगा 30 तिहाई 90, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30%। बताइए, कुछ करना है और सोचिए, अगर यही प्रश्न आपके सामने आता है तो आप कैसे करते हो कि एक संख्या पे इसका अनुपात देता है ना, तो आप क्या कहते हो कि 2:3 है, तो चेयर का मूल्य 200 रुपये हो गया और टेबल का मूल्य 300 रुपये हो गया। फिर आप एक एक पर लाभ निकालते हो, एक पर हानि निकालते हो, इतना कुछ नहीं करना। हमारे मेथड से आप, मैंने बताया कि वो प्रश्न कैसा भी हो मेथड एक होगा, प्रश्न कैसा भी हो मेथड एक होगा, प्रश्न कितना भी बड़ा हो मेथड एक होगा, कभी कोई बदलाव नहीं होने वाला। बताइए, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको क्वेश्चन लगाने में? इस मेथड से आपका कैलकुलेशन भी आसान होता है, क्वेश्चन लगाना भी आसान है, कुछ करना भी नहीं होता, इससे आसान कुछ है ही नहीं। जब लाभ देगा तो आप इनको प्लस में रखोगे, जब हानि देगा तो माइनस में रखोगे, गुणा करते समय माइनस का चिन्ह ले लोगे और क्या करोगे, बस कुछ करना ही नहीं है। आंसर आपके सामने है, आगे बढ़ा जाए। अब देखते चलिए कितने चैप्टर हम कवर करते हैं आपके साथ। चलिए, फिर आया, देखिए फिर से एक प्रॉफिट लॉस। अभी प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्वेश्चंस के बाद से एवरेज के बाद से परसेंटेज, सारे चैप्टर कवर होंगे। बिल्कुल धैर्य बनाओ, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेथड देखते चलो, एक ही मेथड लगेगा। अगर दूसरा मेथड मैंने आज लगा दिया तो आप कह देना, ठीक है। हम 15-20 प्रश्न जो भी कराते हैं आज एक ही मेथड से कराएंगे, कल 15-20 कराएंगे, एक ही मेथड से कराएंगे, मेथड नहीं बदलेगा, ठीक है। आइए, कह रहा 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% हानि पर बेची गई। कुल हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, 2 प्रकार की वस्तुएं बेची गई, ठीक है। टोटल आपके पास संख्या कितनी है? 100। 25 वस्तुएं क्या बेची गई? 25% लाभ पर बेची गई। शेष वस्तुएं मीन्स 75 वस्तुएं। 100 आपके पास टोटल 100 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुएं 25% लाभ पर। जब 100 से 25 घटाओगे शेष कितनी बची? 75 वस्तुएं। 75 वस्तुएं किस पे बेची गई? 25% हानि पर बेची गई, ठीक है। तो टोटल पर क्या हुआ, हमें ये निकालना है कि टोटल पर क्या हुआ। हमने कहा टोटल पर जेड परिवर्तन हुआ, एक्स वाई जेड आप कुछ भी कह सकते हो, हमने कहा जेड का परिवर्तन होता है टोटल पे, ठीक है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 तिया 75, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 25, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का 75 और बटे में इन दोनों का योग 3 1 4 इक्वल टू में जेड, ठीक है। अब क्या आया, 25 से 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50/4, वो भी किसका? माइनस का, इक्वल टू जेड। तो 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12.5% की हानि। तो देखिए लिखा है कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, और जब माइनस में आएगा तो हमारा क्या शो करेगा? हानि शो करेगा। बताइए, कुछ करना है। क्वेश्चन मेथड वही चल रहा है, प्रश्न बदल रहे हैं, प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन लगाने का तरीका एक ही होगा। इसके अलावा हम आज कुछ करने वाले नहीं हैं, करेंगे सिर्फ यही जो हम आपके सामने हैं। हमेशा नीचे आप संख्या रखोगे, ऊपर प्रतिशत रखोगे और बीच में हमारा टोटल वैल्यू आती है। बताइए, कोई समस्या आपको? आगे बढ़ाया जाए प्रश्न को। चलिए आइए समझते चलिएगा बस। आइए, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35, सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जैसा ही ऐसे प्रश्न आता है, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है, बच्चा क्या करता है? 30 गुणे 30, 30 गुणे 35 गुणा करता है, फिर टोटल मूल्य निकालता है, फिर डिवाइड करता है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमने कहा क्वेश्चन अलग होगा लेकिन मेथड एक ही होगा। नीचे क्या रखते हैं? संख्या। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुएं क्या किया गया?
औसत मूल्य कितना है 30, पहला वाला, ठीक है। शेष वस्तुएं, जब 60 वस्तुएं थी टोटल थी तो 30 इधर आ जाएंगी, फिर शेष वस्तुएं इन्हें किस पे बेचते हैं, सेकंड वालों को 35 पे। औसत मूल्य टोटल हमसे पूछा है, टोटल हमसे पूछा है तो 30 एकन्नम 30, 30 एकन्नम 30। देखो कितना आसान, इसका गुणा इसके साथ 30, इसका गुणा इसके साथ 35 बटे में इन दोनों का योग और इक्वल टू में इसको z मान लो, हमें z की वैल्यू निकालनी है और कैलकुलेट करते हैं। 30 और 35 65, 65 बटे 2, काटो भैया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। देखो z का मूल्य आ गया 32.5, औसत मूल्य कितना 32.5। बताइए कितना आसान। अभी इस प्रश्न को आप दूसरे मेथड से करते, आंसर आता लेकिन समय जाता। आप क्या करते, 30 का गुणा 30 में करते, 30 का गुणा 35 में करते, टोटल मूल्य निकालते, फिर 60 से डिवाइड करते। इतना करने की क्या जरूरत है यार। क्वेश्चन को आसान बनाना है अच्छे मेथड से क्वेश्चंस करने के। देखिए मेथड सभी लोग जानते थे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो उसको कोई ना कोई तो जरूर जानता है ना। अगर कोई चीज़ अस्तित्व में है और वो मतलब ऐसा तो है नहीं कि भगवान इसको बना के लाए होंगे, बनाया किसी इंसान ने ही होगा, जानता कोई ना कोई ज़रूर होगा। बट ऐसे ऐसे प्रश्नों पे भी हम मेथड लगा सकते हैं, ये आपको मैं बताने के लिए आया हूँ कि प्रश्न कैसा भी हो मेथड एक होगा। अभी बहुत ही दमदार प्रश्न आने वाले हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक प्रश्न आने वाले हैं। चलिए ये देखिए आपके सामने कितना बेहतरीन प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में तो मेथड जाता है। प्रश्न समझ में आए या ना आए, हमें तो लगाना एक ही तरीके से। जब हमको कुछ आता ही नहीं है, एक ही चीज़ आता है यार, तो हम वही तो लगाएंगे। जब हमको कुछ आता नहीं है, एक ही चीज़ हमने सीखा है, तो हम वही तो लगाएंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते ना। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम लगाएंगे कैसे, यही चीज़ है। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम लगाएंगे कैसे। एक ही मेथड हमने सीखा और उस मेथड से ही हम खेल समाप्त करेंगे। चलिए 1400 लड़के हैं और 900 लड़कियां, हमने कहा नीचे क्या रखना, संख्या 1400 लड़के और 900 लड़कियां। देखो हमेशा क्वेश्चन पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते रहना बस। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, मीन्स पास हो जाती हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हमसे ये पूछा है। चलो अब समझो, अगर 52% लड़के पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, 48%। अगर 68% लड़कियां पास होती हैं तो फेल कितनी होती हैं, 32%। बताओ कोई परेशानी है, कहीं पर कोई समस्या हो तो बता दो। अभी कोई समस्या, आपको कोई विकट समस्या आ गई हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं होगी। उसने कहा कि फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, तो सीधे हम अनुत्तीर्ण के पास चल रहे हैं, जो फेल हो गए हैं। 52% लड़कियां और 68% लड़कियां पास हुई, तो 52% जब लड़के पास हुए तो जो शेष बचे वो फेल हो गए। 68% लड़कियां पास हुई तो जो शेष बचेंगे 100 से घटा के वो हमारी, हमेशा जब भी परसेंट में कोई संख्या दी गई हो कि 50% पास हो गए तो फेल कितने में, 50%। हमेशा टोटल 100 पे होता है, ठीक है। अब समझना आगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट जाएंगे ना, हमें टोटल पर निकालना है, मीन्स जेड की वैल्यू निकालनी है। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 48 गुणे 14 प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे 32 गुणे 9 बटे में इन दोनों का योग 14 9 23 और इक्वल टू जेड। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हुआ। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी कैलकुलेशन हार्ड हो गया। हम भी समझ रहे हैं हार्ड हुआ है, लेकिन हम हार्ड होने से बच सकते हैं। हम बचने का तरीका आपको बताते हैं। देखो हमारे पास कैलकुलेशन के जादू हैं, हम कैलकुलेशन के बहुत बड़े जादू हैं, ठीक है। हम कैलकुलेशन का जादू सिखाते हैं। समझो, अगर आप समझ गए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है यार, समझना। इसका 4 8 32, लास्ट में कितना जाएगा 2, समझते चलना। 9 दूनी 18, लास्ट में कितना जाएगा 8, और दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में एक 0 आएगा, मीन्स 10 जाएगा। अब 10 जाएगा तो या तो ये 10 होगा
या तो ये 20 होगा। बात को समझा करो थोड़ा सा, हम बहुत आगे का सोच जाते हैं। हम अच्छा इसका कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। देखो कैलकुलेशन आप मोबाइल में कर लेना, हम सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आराम से कैलकुलेट करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास दिमाग है, आप गुणा करो, भाग करो, सब कुछ करो। ठीक है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट का प्रयोग किया जाए तो शायद क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब क्वेश्चन का कैलकुलेशन फंसेगा ना तो आपको फिर तरीके यूज़ करने होंगे। लगाने का वहाँ पे समय नहीं कि 14 गुणे 38 करें या 32 गुणे 9 करें, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जब हमने देखा कि लास्ट में 9 दूनी 18 और 4 8 32, 8 2 10, लास्ट में एक जीरो जा रहा है। अगर जीरो जा रहा है तो ये कटना चाहिए 3 त्रिका 9, या तो 3 छंग 18, या फिर अगर 30 होगा तो 3 दान 30 कट ही जाएगा। 40 होगा तो फिर ये 40 होगा तो 16 3 48 या 13 3 39। तो बात को समझना, या तो इसके काटने पर लास्ट में 3 आना चाहिए या तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 3 तो कहीं पे नहीं है, लास्ट में 6 एक जगह हमें दिख रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आंसर यहाँ पे जाना चाहिए 58.26 पे। आप कैलकुलेट करना और बताना कि यहाँ पे आंसर जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो बहुत अच्छा है, अगर जा रहा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमने सिर्फ सोचा है। देखो हमने लगाया नहीं, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, सच में नहीं पता। अगर हमारे पास समय है पेपर में तो हम क्वेश्चन को खूब अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर भाग करेंगे। और हमारे पास अगर समय नहीं है तो सिर्फ हम दिमाग लगाएंगे क्या कि यहाँ पे 4 8 32 लास्ट में 2 जाएगा, 9 दूनी 18 यहाँ का लास्ट में 2 जाएगा, 8 जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 8 2 10। और 3 से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड किया जाता है तो लास्ट में या तो 6 आएगा या तो फिर 3 आएगा। ठीक, तो हमें 6 दिखाई दिया, हमने आंसर लगा दिया। आप चेक करना, आप अगर आंसर सही तो ठीक है, नहीं तो आप बताना कि क्या आंसर आया ना। मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी क्या कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होती। आपको सिखाना है, आप सीख के बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना। ठीक, डिवाइड करके बता देना। चलें आगे बढ़ें। मेथड समझो, जो हम मेन अपने पर्पस से आए हैं, आपको एक मेथड से हजारों प्रश्नों के जवाब दिलाने आए हैं, वो हम करा के रहेंगे। ठीक है, हमारे मेथड से आंसर आएंगे, गारंटी है। आइए फिर नेक्स्ट प्रश्न। एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं। ठीक है, 26 लड़कियों का औसत वजन इतना है। हमें जैसे क्वेश्चन दिखता है तो मुझे खुशी मिलती है। 26 लड़कियों का औसत वजन 28 है, ये गर्ल है। ठीक है, तथा बचे हुए विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। अब 26 लड़कियां निकल गई तो बच्चे कितने, 70 में से 70 छात्र हैं, अगर 26 लड़कियां इसमें से निकल गई तो बच्चे कितने, 44। इनका औसत वजन कितना है, 35, जो बॉय हैं। तो टोटल का औसत वजन पूछा है, मीन्स जेड पूछा है। चलो काटो इसको, 3 1 2 1 2 2 3 6, 22 दूना 44। इसका गुणा इसके साथ 28 गुणे 13, इसका गुणा इसके साथ प्लस का 22 गुणे 35 बटे में इन दोनों का योग 35 इक्वल टू में जेड। अब देखो कैलकुलेशन फिर थोड़ा सा कठोर हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हुआ। फिर से हम कैलकुलेशन पे काम करेंगे। देखो समझना है भैया, कैलकुलेटिव पेपर होता है, पेपर में कैलकुलेशन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इससे भागोगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे तो पेपर में बड़ी समस्या होगी। ऑनलाइन पेपर में हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी के 100 में 100 मैथ में, आप बिलीव नहीं करोगे, हम उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। 100 में 100 यूपीएसआई में विद्यार्थी लेके आया है। ठीक है, लेकिन वो एक एक बातों को फॉलो करता है, एक एक बातों को समझता है। ऑनलाइन पेपर में मात्र कैलकुलेशन ही एक अहम रोल निभा सकता है। अगर आप कैलकुलेशन करना सीख गए तो आप मैथ सीख गए। ठीक है, चलिए समझिएगा अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको काट सकते हैं, 7 5 35, 7 चौको 28 और 7 5 35। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, 13 चौको 52 और 22 पंचे 110 बटे में कितना है 5। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 162 बटे 5। इसको काटो, 5 3 15, एक हासिल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, देखो 32.4 किलोग्राम। देखो कैलकुलेशन आसान हो गया।
ऐसे कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं हम, सेकंडों में क्वेश्चंस का कैलकुलेशन उखाड़ के फेंक सकते हैं। बताइए क्या कुछ समय लगा हमें? अब आपके सामने आता, आपके सामने ये प्रश्न आ जाता ना, तो आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आप डरने लगते हो। भैया डरना नहीं है, हमको लड़ना है, हमें डरना नहीं है। हम लड़ सकते हैं क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सोचने समझने की कैपेसिटी है। और देखो मेथड हमारा समझते चलो, हमने मेथड में बदलाव नहीं किया, मेथड एक ही लगा रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, इसको 7 5 35 काट दिया, इसको 7 चौको 28 काट दिया, और इसको 7 5 35 काट दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया 13 चौको 52, इसका इसमें गुणा कर दिया 22 पंचे 110, बटे में ये 5 था 5 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 162 बटे 5 आ गया, कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया 32.4 जो उसने पूछा था। बताइए कोई समस्या अभी? एक बार फिर से आप देख लो, अगर कहीं कोई समस्या तो बताओ। कहीं पर कोई डाउट? जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे, बताते चलो सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो, क्लासेस को पहुंचाते रहो। अगर आपको समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है इस मेथड में, तो दूसरे को भी मज़ा आना चाहिए। दूसरे का भी सिलेक्शन के बारे में सोचो, वो भी अपने जीवन में सफल हो, ऐसा कुछ करो आप भी। आपका अहम योगदान चाहिए हमें, अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, लेकिन आपका सपोर्ट पूरी तरीके से मिल नहीं रहा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आपका बेहतरीन सपोर्ट हमें मिलेगा, उम्मीद कर सकते हैं ना, उम्मीद तो कर ही सकते हैं आपसे। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न फिर से। बहुत सारे बच्चे आप समझ नहीं पाते होंगे कि प्रश्न में हो क्या रहा है। खेल हो रहा है, एक गेम चल रहा है ना। चलो, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है जिसमें से एक को 10% लाभ पर, एक दुकानदार है 2 प्रकार की वस्तुएं बेचता है जिसमें से एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर। ठीक है, जिसमें से एक को 10% लाभ पर 1100 रुपये में बेचता है। ठीक है, 1100 रुपये में बेचता है, और दूसरे को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है। ठीक है, 900 रुपये में बेचता है। तो टोटल पर क्या होगा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इसका गुणा इसमें करोगे 11 दहम 110, और इसका गुणा इसमें करोगे 9 दहम 90, और बटे में इन दोनों का योग 11 9 20 इक्वल टू, आप जेड मान लो या 1 मान लो, क्योंकि अब ये इधर गुणा होके जाएगा ना। अब समझते जाना, 110 से 90 घटाओगे कितना आएगा 20, और 20 इक्वल टू 20 को आप उधर भेज दोगे तो 20 माइनस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। बताइए, आप सोच सकते थे कि इस प्रश्न को भी इस मेथड से लगाया जा सकता है, आपने सोचा नहीं होगा कि इस मेथड से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप मेथड जानते हो, आप समझते हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे एलिगेशन मेथड पढ़ा रहे हैं, हाँ है वही, आप क्यों नहीं लगा पाते हो? क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया कि इस मेथड को भी ऐसे प्रश्नों में लगाया जा सकता है और बड़े से बड़े क्वेश्चनों का खेल खत्म किया जा सकता है। बताइए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न करने में बहुत समय ले लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। ना लाभ होगा ना हानि, जब जीरो है प्रोसेस तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, आंसर आपका आ गया। बताइए, कुछ परेशानी हुई इस क्वेश्चन में? कहीं पर कोई डाउट आया आपको? वही मेथड एक है, प्रश्न अनेक हैं। हमने तो कहा कल जो क्लास होने वाली है उसमें SI, CI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, और एक से एक खतरनाक मतलब भयानक प्रश्न जो पेपर में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको लगाने में। ये सब प्रश्न आपका दिमाग खराब करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, फिर से पढ़ लीजिए एक बार आप भी हमारे साथ ना। कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं, यदि 1/3 सामान को 10% हानि पर बेच दिया जाता है तो इस पूरे लेन देन पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? ठीक है, 2 प्रकार के सामान हैं, चलो समझो। 1/3 सामान, हमने बोला जब भी तिहाई और चौथाई कुछ भी बोले तो नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला हम बेचे होते हैं। तो 1/3 सामान 10% हानि पर, मीन्स एक सामान को 10% हानि पर बेचा गया। शेष कितना बचा? टोटल 3 था, 1 बेच दिया तो शेष हमारे पास 2 बचा। शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए? X% लाभ पर बेचा जाए कि इस पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। ये हमेशा टोटल वाली वैल्यू होती है ना,
अब इसका गुणा इसके साथ तो माइनस का 10, इसका गुणा इसके साथ तो प्लस का 2x और बटे में इन दोनों का योग 2 1 3 इक्वल टू 20 और 20 का गुणा 3 में करोगे 60, ये 10 उधर चला जाएगा 70, 2x इक्वल टू 70, x इक्वल टू कितना 35%। बताओ कुछ समय लगा। अगर आपके पास बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए सॉलिड दिमाग है तो आप सेकंडों में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, हमने 3 का गुणा इधर किया 20 3 60, 10 माइनस का था उधर ले लिया 60 और 10 70, 2x इक्वल टू 70, x इक्वल टू 35, तो आपको टोटल सामान 35% लाभ पर बेचना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, मैथड एक ही है, क्वेश्चन बदल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। आगे बढ़ाया जाए, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कल हम इसके साथ SI CI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एवरेज और भी जो चैप्टर जोड़ सकते हैं, देखो एक ही दिन में तो नहीं जोड़ सकते, धीरे धीरे जोड़ सकते हैं। जोड़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि एक मेथड से कैसे प्रश्नों का खेल समाप्त किया जाएगा। और मैथ के सबसे खतरनाक प्रश्न लिए जाएंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। चलिए फिर आया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर, जैसे ही चौथाई कहा हमने 1/4 लिखा, एक सामान को पहला वाला 10% हानि पर, शेष कितना बचा 3। शेष माल को क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचता है, शेष माल को एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचता है, हमने कहा x पर बेचता है। 12.5% का लाभ प्राप्त करना है तो 12.5% का मतलब हो गया, अगर आप 12.5% है तो इसको आप 12 दूना 24 एक 25/2 लिख सकते हो, तो ये 25/2 हो गया। तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप समझ नहीं पाए कि क्या करना है लेकिन हमें भी कुछ नहीं समझ में आया, सच बोल रहे हैं, हमें बस अपने मेथड समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमें आता यही मेथड है। क्वेश्चन कुछ भी कहेगा हम करेंगे यही जो हमें आता है, इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं ना। उसने कहा कि एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर बेचता है, तो हमने कहा 1/4 मीन्स पहला हिस्सा जो है वो 10% हानि पर बेचा, जो शेष बचा उसको x पर बेचा, लाभ पर, क्योंकि कह रहा तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत क्या था। ठीक है, आओ समझते हैं, करते हैं, देखते हैं आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जो भी लिखा होगा वो होगा 3x और बटे में इन दोनों का योग, 3 1 4 इक्वल टू 25/2, ये कटेगा 2 दूनी 4, ये उधर गुणा हो जाएगा 25 दूना 50 और 10 60, 3x की वैल्यू 60 और ये कटेगा 20 3 60 है आंसर में x इक्वल टू 20% उच्चतर प्रतिशत। बताओ मुझे कुछ सच में मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया था कि ये कह क्या रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरे पास मेथड खतरनाक है, तुम कहो कुछ भी, हम करेंगे सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें आता है ना। हमें कुछ आता ही नहीं, हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं, तो हम यही तो लगाएंगे ना। बताओ कोई समस्या? क्वेश्चन क्या कह रहा था लास्ट हम तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें कहना बहुत कुछ है, हमें करना सिर्फ एक ही चीज़ है। तुम कुछ भी कहो हम करेंगे वही जो हमें आता है। हम मानने वालों लोगों में से नहीं हैं कि तुमने मना कर दिया कि पीछा मत करो तो हम पीछा नहीं करेंगे। हम पीछा तो तब तक करेंगे जब तक तुम्हें हासिल नहीं कर लेंगे ना। तो वैसे ही है, हम तब तक मैथ में इस मेथड को लगाएंगे जब तक हम पूरी मैथ को नहीं लगा लेंगे एक ही मेथड से जब तक हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल नहीं कर लेंगे तब तक हम मानने वालों लोगों में से नहीं हैं। आपको हम करके दिखाएंगे कि कैसे बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप इसी तरीके से हल करोगे सेकंडों में। बताओ क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैं समझता गया, बस करता चला गया। फिर से आपको एक बात समझा देते हैं क्योंकि आपको समझाना मेरा दायित्व है। चलिए, एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर बेचता। जैसे चौथाई कहेगा आप 1/4 लिख लिया। हमने कहा नीचे वाला हमेशा टोटल संख्या होती, टोटल जितना हमारे पास वस्तु है, तो एक हमने बेच दिया तो शेष कितना बचा 3। पहले वाले को 10% हानि पर बेचते हैं, वह शेष माल को क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत बेचता है, कुछ भी करता हो, शेष माल को हमने कह दिया x पर बेचते हो, चाहे ऊंचे बेचो चाहे नीचे बेचो,
आंसर जो आएगा तब बताएंगे ऊंचे बेचो कि नीचे बेचो, ठीक है। प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन पर 12.5% का लाभ प्राप्त करता। 12.5% का मतलब 12 दूना, इसका गुणा इसमें किया, 12 दूना 24, 1 25, 25/2। बीच वाला जो टोटल है संपूर्ण लेन देन मीन्स टोटल वैल्यू को बीच में रख दिया, ठीक। इसका गुणा इसमें किया तो माइनस का 10, इसका गुणा इसमें किया 3 बटे में इन दोनों का योग 4 बराबर में टोटल वैल्यू। 2 दूनी 4 काट दिया, 2 का गुणा इसमें कर दिया 50 और ये माइनस का 10 उधर चला गया तो प्लस का 60। ये 3 से कट गया, आंसर आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई जब ये प्रश्न भी इस मेथड से हल हो गया। और ये प्रश्न हमारे किसी ऑनलाइन विद्यार्थी के द्वारा ही हमें व्हाट्सएप किया गया था कि सर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है। तो अगर वो क्लास देख रहे हैं तो शायद अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम रामबाण ट्रिक से, हमने उन्हें बताया कि इस मेथड की रामबाण ट्रिक है, तो उन्होंने बोला कि सर ये कैसे। हमने कहा किसी क्लास में हम आपके क्वेश्चन को उठा के डिस्कस जरूर करेंगे, आपका प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा बेकार में। अभी भी 2-4 बच्चों के प्रश्न पड़े हुए हैं कि सर उसको भी किसी आसान तरीके से हल कर दीजिए, तो कोशिश है कल की क्लास में या परसों की क्लास में हम आपके क्वेश्चन भी लेके आ जाएंगे कि कैसे हल करेंगे एक ही मेथड से ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में, 4 वयस्क हैं और कुछ नाबालिग हैं के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत इतने किलोग्राम है, जबकि वयस्कों के लिए औसत खपत 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है और नाबालिगों के लिए इतनी है, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमें संख्या निकालनी, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 4 वयस्क हैं और कुछ नाबालिग, हमने कहा X नाबालिग हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत मीन्स टोटल की 8.5 है, ठीक है, जबकि वयस्कों की औसत खपत 10 है और नाबालिगों की 5.5 है। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है आपको? हमें तो कोई परेशानी नहीं, कुछ भी हो यार, हमें क्या करना है, हमें तो आता एक ही चीज़ है इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब कुछ आता ही नहीं तो क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे 40, इसका गुणा इसमें करेंगे 5.5 x ना, और बटे में 4 + x इक्वल टू 8.5। कोई परेशानी? इसका गुणा उधर कर दो, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, देखते हैं। देखो कहाँ पे लिखें, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, कैलकुलेशन है तो थोड़ी सी जगह चाहिए हमें आपको समझाने के लिए भी। इसका गुणा उधर कर दें तो ये 40 + 5.5x इक्वल टू, इसका गुणा 4 में करो, 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा दो, 4 8 32, 2 34 और फिर इसका गुणा कर दो 8.5x, ठीक। 34 को इधर भेज दो, 5.5 को उधर भेज दो, 40 - 34 इक्वल टू 8.5x - 5.5x। 40 से 34 घटा दो 6, 8.5 से 5.5 घटा दो, 5 से 5 जाएगा ये 3x, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया 2। बताओ, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा था, कुछ भी कहने दो, जो कहेगा मेथड एक ही है, लगाना हमें एक ही मेथड से, तुम कहो कुछ भी, हम करेंगे एक ही चीज़। बताइए, कोई परेशानी? सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन लग गया ना। उसने कहा कि 4 वयस्कों और कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति औसत चावल, टोटल की जो संख्या दी थी 8.5 दी थी। 4 वयस्क थे तो नीचे हमेशा क्या रखते हैं? संख्या रखते हैं। नाबालिग की संख्या नहीं दी, हमने कहा नाबालिग X हैं। 4 जो है 10 किलोग्राम खाते हैं, X जो है 5.5 किलोग्राम खाते हैं। कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। बताइए, कोई समस्या आज की क्लास में दमदार लगी? अगर दमदार लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना, जिससे हम ऐसे ही प्रश्नों के और भी बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सारे चैप्टर को इसी मेथड से आपको सॉल्व करा देंगे। एक ही मेथड से बड़े प्रश्नों का खेल समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हम तो यही चाहेंगे कि जितना आप हमें आगे बढ़ाओगे हम उतने ही ज़्यादा आपको नए मेथड देंगे। आप जितना हमें फेमस करोगे उतना ही कुछ नया हमसे सीखते जाओगे।
और कल हम लोग बात करेंगे कि अब ऑनलाइन बैच में तैयारी कैसे होगी हमारी। कल आपको हम 3 मिनट का एक वीडियो बना के देंगे, उसमें मैं सब कुछ बता दूंगा कि अब हमारे तैयारी का पैटर्न क्या होगा, हम कैसे तैयारी करेंगे लेखपाल की, कांस्टेबल की, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, जिस भी चीज़ों की डिमांड है सारी डिमांड ऑनलाइन में अब मैं पूरी करूँगा। कल मैं बात करता हूँ कि कैसे पूरी होगी ना। अगर आज के मेथड आपको समझ में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। मेथड एक ही, प्रश्न 1000 सॉल्व करेंगे ना। धन्यवाद फिर आज के लिए ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।